नेक्स्ट देखेंगे और थोड़ा सा और डिटेल में कोहेरेंट सोर्सेज और इनकोहेरेंट सोर्सेज को। अब आपको पता चल गया पिछले टॉपिक पे कोहेरेंट सोर्सेज में क्या होना चाहिए, ठीक है। एक तो उसकी फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, उसका फेज डिफरेंस क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए या फिर बिल्कुल सेम फेज होना चाहिए दोनों का, ठीक है। और इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी सेम वेवलेंथ भी सेम होनी चाहिए। अगर फ्रीक्वेंसी सेम होएगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ क्या होती है, आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, इसलिए अगर फ्रीक्वेंसी सेम होएगी तो वेवलेंथ सेम होएगी। और इनका फेज डिफरेंस क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। या तो इनिशियली उसका जो फेज डिफरेंस हो दोनों के बीच में वो क्या हो, सेम हो, ठीक है। और उसके बाद पूरा होल जितना भी हमारा एक्सपेरिमेंट चल रहा है उसके बाद जितना भी उसका वेव है उसका जो फेज डिफरेंस है वो चेंज ना हो टाइम के साथ साथ, ठीक है। नेक्स्ट क्या होना चाहिए, फेज डिफरेंस ऑन अकाउंट ऑफ डिफरेंस इन पाथ। जो फेज डिफरेंस है आपका, ठीक है, वो क्या होना चाहिए, एज इट हीज जाना चाहिए अगर आपका पाथ के साथ जा रहा है, ठीक है। अगर ये ऐसे पाथ ले रहा है तो दूसरा भी ऐसे ही इसी फेज में पाथ फॉलो करेगा, वो अपना फेज चेंज नहीं करेगा टाइम के साथ साथ, ठीक है। हेंस इनिशियल फेज डिफरेंस बिटवीन टू सोर्सेज मस्ट बी कांस्टेंट। इसलिए अगर इनिशियल हमारा कांस्टेंट होगा तो आगे जो हमारी वेव जाती जाएगी उसका भी क्या होगा, हमारा कांस्टेंट होगा। और ये बात हम पढ़ चुके हैं कि अगर हमें इंटरफेरेंस चाहिए, यानी हमें अगर I12 चाहिए, ठीक है, और I12 किस में आता है, आपका कोहेरेंट पार्ट में आता है, तो जो आपका सोर्स ऑफ लाइट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, कोहेरेंट होना चाहिए। अच्छा, अब एग्जैक्ट मीनिंग देखते हैं कोहेरेंट का मीनिंग क्या होता है। अब हमने पीछे पढ़ा था कि अगर हम दो इंडिपेंडेंट सोर्सेज ऑफ लाइट लेते हैं, अगर हमारे पास ये एक सोर्स है, ये क्या है, हमारा दूसरा सोर्स है, ये बिल्कुल ही इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ लाइट हो गई। अब इसके क्या करेगा कि जब हम ये क्या, कोई भी एटम या मॉलिक्यूल है, जब ये एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, ठीक है, फिर जब ये वापस हमारे ग्राउंड स्टेट में आने लगता है तो ये क्या करता है, लाइट एमिट करता है ना, ठीक है। तो अब क्या हमारे पास ऐसे कितने बिलियन नंबर ऑफ एटम्स हैं, हमारे ट्रिलियन नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं, तो क्या सबका फेज डिफरेंस कांस्टेंट रह सकता है, ठीक है, नहीं रह सकता ना। हमारे बहुत ही बिलियन ऑफ एटम्स हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये सेम फेज से एमिट लाइट कर सकते हैं। कोई किस फेज से करेगा, कोई कैसे आएगा, कोई कैसे आएगा, तो कोई भी दो आपके जो एटम है वो कभी भी सेम फेज पे नहीं होंगे। इसीलिए जो आपके अगर दो इंडिपेंडेंट सोर्सेज लेते हो तो कभी भी उनका फेज क्या होगा, सेम नहीं होगा। तो दैट मीन्स वो हमेशा कैसे एक्ट करेंगे, आपके इनकोहेरेंट सोर्सेज की जगह तरह बिहेव करेंगे। अगर आपको कोहेरेंट सोर्स चाहिए तो कैसे लिख सकते हो आप, सिंगल सोर्स ऑफ लाइट आपको कंसीडर करना पड़ेगा। सिंगल सोर्स ऑफ लाइट, अब आप सोचोगे कि सोर्स ऑफ लाइट तो सिंगल है, बट आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड दो आ रही हैं, E1 E2, इंटरफेरेंस पैटर्न भी आ रहा है, वो कैसे, आप रिफ्लेक्शन के थ्रू आप उसको टू सोर्सेज ऑफ लाइट बना सकते हो, बट इंडिपेंडेंट नहीं होंगे, वो है तो डिपेंडेंट ही ना एक दूसरे के ऊपर, ठीक है। आपने एक लाइट रे यहाँ से किया, वो रिफ्लेक्ट होके अब क्या हो गई दूसरी लाइट पे, दैट मीन्स इसका फेज डिफरेंस तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा ना, क्योंकि अगर इसका फेज चेंज होगा तो ऑब्वियसली आफ्टर रिफ्लेक्शन इसका भी फेज चेंज हो जाएगा। तो दैट मीन्स क्या हुआ, डिफरेंस तो कांस्टेंट रहा, चाहे वो चेंज हो रहा है, ठीक है, बट वैसे तो वो टाइम के साथ साथ चेंज नहीं होगा। अगर वो चेंज हो रहा है, अगर एक में चेंज होगा तो हमारा दूसरे में भी उतना ही चेंज हो जाएगा। तो दैट मीन्स जो आपका डिफरेंस रहा वो तो कांस्टेंट ही रहा ना, वो चेंज नहीं हुआ। टू कोहेरेंट लाइट सोर्सेज कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम ए सिंगल सोर्स बाय रिफ्रैक्शन, ठीक है, मतलब रिफ्लेक्शन से भी हमें मिल सकता है, रिफ्रैक्शन से भी मिल सकता है। दिस इज बिकॉज ऑल द रैंडम फेज चेंजेस अकरिंग इन पेरेंट सोर्स मतलब जो आपकी इंसिडेंट लाइट आई, are repeated by image source so that the relative phase difference between two remains constant at all the time। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एक में चेंज हो रहा है तो दूसरे में भी साथ साथ रिलेटिव वैसा ही फेज डिफरेंस चेंज होता जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या हुए आपके कांस्टेंट फेज डिफरेंस हुआ, मतलब उसमें कुछ चेंज नहीं हुआ। बट एक ऐसा एग्जांपल है आपका लेज़र लाइट हो गई जैसे, ठीक है, अगर आप दो अलग अलग लेज़र लाइट भी लेते हो ना, मतलब आप ना रिफ्लेक्शन करा रहे हो, आप रिफ्लेक्शन करा रहे हो, आप टू इंडिपेंडेंट लेज़र लाइट ले रहे हो तो भी वो इंटरफेरेंस पैटर्न शो करेगी। ये सिर्फ एक एग्जांपल ऐसा है लेज़र का। अगर हम इसको इंडिपेंडेंटली लेते हैं तो भी, क्योंकि इसके एटम्स होते हैं वो कोऑपरेट करते हैं फेज डिफरेंस को मेंटेन करने में, तो हम लाइट जो आपका लेज़र लाइट है हम इसको क्या कंसीडर कर सकते हैं, कोहेरेंट सोर्स कर सकते हैं रादर देन इनकोहेरेंट सोर्स, ठीक है। अब इसकी कुछ कंडीशंस हैं हमारे पास, दैट इज़ कंडीशन फॉर ऑब्टेनिंग टू कोहेरेंट लाइट सोर्सेज। अब कैसे कंडीशन ले सकते हैं, एक तो हमने क्या देखा कि हम सिंगल सोर्स लेंगे, ठीक है, अगर हम सिंगल सोर्स लेंगे, अगर हम उसको रिफ्लेक्ट करवाते हैं, ठीक है, या तो हम सोर्स ले लें या और उसकी वर्चुअल इमेज ले लें, या दोनों ही वर्चुअल इमेज ले लें किसी सेम सोर्स की,
ठीक है, या फिर 2 रियल इमेजेस ले लें सेम सोर्स की, तो डिपेंड करेगा कि हम कैसे लेते हैं उसको, ठीक है, या तो रियल और वर्चुअल ले लें, या दोनों वर्चुअल ले लें, या दोनों रियल ले लें। दैट मीन्स आपका सोर्स तो एक ही है ना, उसकी इमेज बन रही है उसी सोर्स की। अगर सोर्स एक है तो वो कैसे एक्ट करेगा, आपका कोहेरेंट सोर्स की तरह एक्ट करेगा। नेक्स्ट इज द 2 सोर्सेज शुड गिव मोनोक्रोमेटिक लाइट। मोनोक्रोमेटिक का मतलब क्या है, उसकी वेवलेंथ क्या होनी चाहिए, आपकी सेम होनी चाहिए, ठीक है, मतलब कोई अपनी उसकी खुद की वेवलेंथ होनी चाहिए। इफ द सोर्सेज गिव वाइड लाइट कंसिस्टिंग नंबर ऑफ वेवलेंथ, ठीक है, देन द लाइट ऑफ ईच वेवलेंथ गिव इट्स ओन सेट ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंजेस सिंस द फ्रिंज विड्थ इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट वेवलेंथ। ओवरलैपिंग ऑफ फ्रिंजेस अकर्स रिजल्टिंग ए फ्यू कलर्ड फ्रिंजेस only near the central white fringe. These fringe are hazy whereas those with monochromatic light are quite sharp. अब जो मोनोक्रोमेटिक लाइट के साथ आपके फ्रिंजेस बनेंगे वो क्या होंगे, आपके शार्प फ्रिंजेस होंगे। नेक्स्ट इज द पाथ डिफरेंस बिटवीन लाइट वेव्स फ्रॉम 2 सोर्सेज शुड बी स्मॉल। जो पाथ डिफरेंस होना चाहिए 2 लाइट वेव्स के बीच में, वो हमेशा क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। ये हम आगे पढ़ेंगे कि इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के केस में कैसे पाथ डिफरेंस हम लेते हैं। नेक्स्ट इज योर इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, ठीक है। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट क्या होता है, अब हमारे पास एक लाइट है, ठीक है, सिंगल सोर्स ऑफ लाइट है। अब जो डिस्ट्रीब्यूशन है लाइट एनर्जी का हमारे सराउंडिंग मीडियम में, वो क्या है, यूनिफॉर्म है, ठीक है। अब यानी कि लिया आपने ये, अब यहाँ से लाइट पास आई तो ये क्या जाएगी, यूनिफॉर्मली हर डायरेक्शन में जाएगी, ठीक है। बट अगर हमारे पास 2 कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट है एमिटिंग कॉन्टिन्यूस वेव्स ऑफ सेम एम्पलीट्यूड, सेम लेंथ और सेम फेज, ये हमने पढ़ा था, सेम एम्पलीट्यूड, सेम लेंथ एंड सेम फेज, या तो फेज सेम हो या फिर कांस्टेंट हो, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट एनर्जी डज नॉट रिमेन यूनिफॉर्म इन ऑल द डायरेक्शंस। अब इस केस में क्या होगा कि डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा क्या होगा, यूनिफॉर्म नहीं होगा। इन पॉइंट्स पे क्या होती है, हमारी एक क्रस्ट बननी स्टार्ट हो जाती है, एक ट्रफ बननी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। एक हमारी क्रस्ट होती है, फिर उसके बाद हमारी क्या बनती है, उस पर ट्रफ बनती है, फिर क्रस्ट बनती है, फिर ट्रफ बनती है। ये हमारी एक वेव्स बन जाती हैं, लाइट वेव्स बन जाती हैं, ठीक है। तो एक वेव तो कहाँ गिरेगी, क्रस्ट के ऊपर, ठीक है। तो जो आपका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा उस केस में क्या होगा, मैक्सिमम हो जाएगा। तो अगर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है दैट मीन्स इंटेंसिटी मैक्सिमम है, क्योंकि एम्पलीट्यूड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी, ठीक है, सॉरी, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। अच्छा, अगर सर्टेन किसी और पॉइंट पे सपोज करो क्रस्ट, ये 2 नाम है, एक क्रस्ट होता है एक ट्रफ होता है। अगर क्रस्ट पे गिर रही है या ट्रफ पे गिर रहा है तो उस केस में तो आपकी इंटेंसिटी क्या हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है। अगर एक क्रस्ट होती है और दूसरी क्या होती है, ट्रफ होती है, ठीक है, यानी एक ऐसे जा रही है एक ऐसे जा रही है, तो इस केस में यानी एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो 0 हो गया ना एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड को हमेशा हम प्लस करते हैं, एक +5 है एक -5 है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 5 -5 हो जाएगा, क्योंकि माइनस साइन है इसका, तो दैट इज़ 0, ठीक है। इसकी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, इस केस में 0 हो जाएगी। तो ऐसी जो मॉडिफिकेशंस होती हैं, ऐसा जो हमारा पैटर्न बनता है, इसको हम क्या कहते हैं, इंटरफेरेंस पैटर्न। ये किसने दिया था, यंग्स ने दिया था। आगे हम यंग्स स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे, उसमें देखेंगे कि ये पैटर्न हम कैसे ऑब्जर्व करते हैं। इसकी डेफिनेशन देखते हैं हम। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट इज द फिनोमिना ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट एनर्जी इन ए मीडियम ऑन अकाउंट ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ लाइट वेव्स फ्रॉम 2 कोहेरेंट सोर्सेज, ठीक है। अब हमने इस केस में क्या लिया, 2 कोहेरेंट सोर्स लेंगे हम, ठीक है। 2 कोहेरेंट सोर्स का मतलब क्या हो गया, दोनों की वेवलेंथ सेम होनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए और उनका फेज डिफरेंस सेम होना चाहिए, ठीक है। अगर वो 2 जो आपकी कोहेरेंट सोर्स लिया, अगर वो एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज कर रही हैं, ठीक है, तो उस केस में जो लाइट एनर्जी होगी वो रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, मतलब अब उनकी इंटेंसिटी सेम नहीं रही, उनके बीच में क्या हो गया, कुछ इंटरफेरेंस क्रिएट हो गई। तो वो जो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट ऑफ फिनोमिना है वो हमने ऐसे ऑब्जर्व करना है, ठीक है। इसका मतलब लाइट एनर्जी ने खुद को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। जब हमने 2 कोहेरेंट सोर्सेज से लाइट पास की तो उन्होंने एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज कर गई, मतलब एक दूसरे के ऊपर चढ़ गई, ठीक है। ये इस पे ये इस पे ये इस पे, तो दैट मीन्स अब इनकी जो इंटेंसिटी हो गई वो चेंज हो गई, इनकी जो एनर्जी थी वो चेंज हो गई, रीडिस्ट्रीब्यूट हो गई। तो ये जो फिनोमेना था हमने इसको क्या कहा, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, ठीक है। कुछ पॉइंट पे तो इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी, उस पॉइंट पे क्या कहेंगे, वो हमारा कंस्ट्रक्टिव है जहाँ पे वो मैक्सिमम होएगी। कुछ पॉइंट पे वो मिनिमम होगी, वहाँ पे क्या कहेंगे, वो डिस्ट्रक्टिव है। और मैक्सिमम कहाँ पे होएगी, हमने कहाँ देखा, जब
क्रेस्ट क्रेस्ट पे होगी और ट्रफ ट्रफ पे होगी, और मिनिमम कब होगी, जब एक क्रेस्ट होगी और एक ट्रफ होगी, ठीक है, उस केस में क्या होगी, हमारी मिनिमम होगी।